आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था अतीत में कि आज के समय में कनाडा में इतने सारे सिख का परमानेंट निवास स्थान है और आज भी सिखों का कनाडा जाना जारी है। ये तो साफ साफ जाहिर है कि कनाडा का लाइफ स्टाइल हमारे भारत से अलग है। यहाँ तक कि कनाडा की प्रति व्यक्ति आय भी हमारे भारत से ज्यादा है। जैसे कि भारत का प्रति व्यक्ति आय जहाँ $2700 है, वही कनाडा का प्रति व्यक्ति आय $34,000 है। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी उस देश में जाना चाहेगा, पर सवाल यह है कि पंजाबी ही क्यों सबसे ज्यादा आखिरकार वहां जाते हैं। बीते हुए समय में ऐसा क्या हुआ, आज हम इन्हीं मुद्दों को खोजने की कोशिश करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है करीब 150 साल पीछे। हम सभी जानते हैं कि आज से करीब 150 साल पीछे हमारे संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण था। बल्कि भारत पर ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत से देश जैसे कि इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई जैसे देशों पर भी अंग्रेजों की हुकूमत थी। ऐसा भी कहा जा सकता है कि 19वीं सदी के अंतिम दिनों में यूनाइटेड किंगडम दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था और दुनिया की 1/4 से ज्यादा आबादी और हर महाद्वीप का एक हिस्सा उसके अधीन था। और इन सभी साम्राज्य पर महारानी विक्टोरिया का शासन हुआ करता था। जी हाँ, वही महारानी विक्टोरिया जो अन्य शासकों से ज्यादा समय तक शासन किया। और यही महारानी के वजह से यह स्थिति पैदा हुई थी कि आज पंजाबी ज्यादातर कनाडा में है। यहाँ तक कि वहाँ का परमानेंट निवासी भी बन चुके हैं और कुछ लोग का आज भी सपना है कनाडा बसने का या फिर कनाडा में काम करने का। यह बात है 23 सितंबर 1896 की, जब ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटेन पर राज करने वाले राजा सम्राट किंग जॉर्ज तृतीय को पीछे छोड़ देती है। और इस खुशी में महारानी के मन में एक बात आता है जश्न मनाने की। और इस जश्न को 20 जून 1897 को रविवार के दिन मनाने का आयोजन रखा गया और इस जश्न को नाम दिया गया हीरक जयंती, जिसे अंग्रेजी में डायमंड जुबली के नाम से जानते हैं और हम जैसे हिंदी भाषी लोग हीरक जयंती। और इसी हीरक जयंती को मनाने के लिए दुनिया भर से जितने भी ब्रिटिश रेजिमेंट थे उन सब को इस उत्सव में आमंत्रित किया गया था। तो जाहिर सी बात है इंडियन ब्रिटिश रेजिमेंट को भी बुलाया जाएगा। उन दिनों ज्यादातर ब्रिटिश रेजिमेंट में सिख लोग ही हुआ करते थे और इसी रेजिमेंट में एक सिख हुआ करता था जिसका नाम था मेजर केशूर सिंह, जिन्हें इतिहास के पन्नों में कनाडा आने वाला पहला सिख निवासी माना जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि आगे और भी बहुत सी बाधा उत्पन्न होती है। मेजर केशवर सिंह अपने सिख सैनिकों के समूह को लेकर भारत से रवाना होते हैं कनाडा के लिए और फिर वह वैंकूवर पहुंचते हैं। आपको बता दूं कि वैंकूवर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत का एक शहर है जो बराड प्रायद्वीप के पश्चिम में स्थित है और उसके दक्षिण में फ्रेजर नदी भी है। और फिर बिना किसी बाधा के वहां कनाडा में प्रवेश कर जाते हैं। अब तक उन्हें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हुई, लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचते हैं वो सभी अचंभित हो उठते हैं। कनाडा की वो खूबसूरती देखकर उनका मोह मोह लिया जाता है। जैसे वहाँ की रोजगार व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी, वो आप उनको जादुई सी लगी। इस बीच उन सभी ने बड़ी धूमधाम से जश्न मनाया। समय बीतता है और उन्हें अब घर जाना होगा, यानी भारत की ओर। लेकिन केसर सिंह और कुछ सैनिक को तो यहाँ मन लग चुका है ये चकाचौंध दुनिया देखकर। फिर केसर सिंह कुछ ब्रिटिश अधिकारियों से बात करते हैं और उन्हें यहाँ रहने की परमिशन बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। इस बीच केसर सिंह और उनके कुछ सैनिक कनाडा में रहने का फैसला कर चुके होते हैं। फिर उन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया को अपना घर बनाते हैं और बाकी के कुछ सैनिक लौट जाते हैं। कुछ सैनिक लौटते तो हैं भारत, पर खाली हाथ नहीं बल्कि एक कहानी के साथ। वही कहानी उन्होंने भारत के अन्य सिखों और अपने परिवारों को सुनाया, साथ में एक प्रस्ताव के साथ कि ब्रिटिश सरकार हम सिखों को कनाडा में बसाना चाहती है। सिखों ने बहुत से कहानियां सुन रखी थी तो उन्हें यह प्रस्ताव बहुत ही आनंदमय लगा, जैसे उन्हें स्वर्ग मिल गया हो। लेकिन उन्हें क्या मालूम कि जिस स्वर्ग का सपना वो देख रहे थे
वहां बसना उतना भी आसान काम नहीं था। भारत से सिखों का कनाडा जाने का सिलसिला यहीं से स्टार्ट होता है और कुछ ही सालों में कोलंबिया में 5,000 सिख पहुंच चुके थे और ये चीज़ वहाँ के जो प्रॉपर निवासी थे उन्हें जरा भी पसंद नहीं था और ये उनका विरोध किया करते थे। यहाँ तक कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा था कि हिंदुओं को इस देश की जलवायु रास नहीं आएगी और ये सब किसी भी देश में होगा, क्योंकि अगर हमारे देश में कोई आकर बसेगा तो हमें भी बुरा लगेगा और हम भी विरोध करेंगे। यही चीज कनाडा में भी हो रहा था। यहाँ तक कि 1907 आते आते भारतीयों पर नस्लीय हमले होने स्टार्ट हो गए। इस घटना के बाद भारत से किसी भी प्रवासी को आने के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया और एक नियम बनाया गया, जो भी भारतीय कनाडा आएगा उसके पास $200 होने चाहिए। और उस वक्त में $200 भारतीयों के लिए बहुत ही महंगी साबित होती थी, जिसके वजह से सिखों का सपना चूर होते नजर आ रहा था। पर हमने यह भी सुना है कि सिखों में एकजुटता बहुत है और जो सिख वहां पहले से बस चुके थे वो अब कनाडा में रेल की पटरियां बिछाने का काम किया करते थे। ऐसे तो वे लोग श्वेत श्रमिकों से कम ही कमाते थे, पर फिर भी वो इतना कमा लेते थे कि वो अपना पैसा अपने घर यानी भारत जा भेज सके और उन्हीं पैसे को भेज कर अपने बचे हुए साथी को कनाडा बुलाते थे। 1905 के दशक में जितने भी सिख आए उनमें से अधिकतर एम्बोट्सफोर्ड के क्षेत्र में बस गए और वहां खेती और लकड़ी उद्योग में काम करने लग गए, जबकि कनाडाई राजनेताओं ने फिर से उनका विरोध किया। लेकिन दूसरी ओर कनाडा के उद्योगपतियों के पास मजदूरों की कमी थी और इसी तरह 20वीं सदी के शुरुआत में सिखों ने ब्रिटिश कोलंबिया में अपना पैर जमाना स्टार्ट कर दिए। इस तरह इन पर समय समय पर नस्लीय हमला होते थे, पर हर बार कनाडा के नस्लियों को असफलता हाथ लगती थी, क्योंकि जितने भी सिख थे उनमें से कुछ पूर्व ब्रिटिश सैनिक थे जो युद्ध करना बहुत ही अच्छे से जानते थे। अंततः 1908 में कनाडा सरकार ने भी भारतीयों को स्वेच्छा से कनाडा छोड़ने को कहती है और साथ में ब्रिटिश होंडुरस में बसने को कहा जाता है। यह झूठ बोलकर कि मेक्सिको की जलवायु आपके लिए उपयुक्त होगी, पर सिखों को संदेह हो जाता है और उन्हीं में से कुछ पंजाबी निकल पड़ते हैं मेक्सिको की ओर सर्वेक्षण के लिए और फिर उन्हें पता लगता है कि यहाँ की जलवायु में बहुत ज्यादा परिवर्तन है। यहाँ ना तो वर्षा होती है और तापमान में भी लगातार वृद्धि हो रही है, यानी पंजाबियों के अनुसार यहाँ खेती होना बहुत ही मुश्किल था। वो फौरन कनाडा की ओर लौटते हैं और अपने साथियों को बताते हैं कि कनाडा सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया जाए, क्योंकि ये हमें गुमराह कर रहे हैं। अंततः ऐसा ही हुआ, पंजाबियों ने कनाडा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। कनाडा सरकार को जब अपने देश से पंजाबियों को भगाने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो वो उन्होंने एक नियम बनाया। कहा जाए तो जितने भी भारत से आएंगे उन्हें कनाडा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसा नियम जिसे 1910 में लाया गया, जिसे एमिग्रेशन एक्ट कहा गया। इसके अनुसार किसी भी सिख को, चाहे कुशल मजदूर हो या अकुशल, ब्रिटिश कोलंबिया में किसी भी डाक पर उतरने से रोका जाएगा, यानी कि किसी भी हाल में प्रवेश निषेध। लेकिन सिख कहाँ मानने वाले थे। उन्हीं में से कुछ सिख वहां से अमेरिका की यात्रा में निकल गए। इस एमिग्रेशन एक्ट के वजह से ऐसे सिख जिनका भारत से कनाडा जाना एक सपना था, वह सपना ही रह गया। ऐसी स्थिति में एक इंसान उभर कर सामने आता है जिसका नाम होता है गुरदीत सिंह। यह इंसान अपने सिख भाइयों का सपना पूरा करने के उद्देश्य से एक जापानी जहाज खरीदता है जिसका नाम होता है कोमागाटा मारू। गुरदीत सिंह अपने इस जहाज में 340 सिखों को लेकर भारत से कनाडा की ओर निकल जाता है। लेकिन जब ये लोग कनाडा पहुंचते हैं तो उन्हें प्रवेश निषेध कर दिया जाता है और उन्हें पूरी तरह से रोक दिया जाता है और उनकी जहाज बहुत दिनों तक कनाडा के तट पर ही रुकी रहती है। इस बीच कनाडा में रह रहे सिखों ने उनका जमकर विरोध किया, यहाँ तक कि उन्हें दंगे तक किए, फिर भी बात नहीं बनी। अंततः में उन्हें असफलता हाथ लगी और जहाज को लेकर भारत लौटना पड़ा और इस तरह कनाडा में सिखों का विद्रोह समय समय पर होता रहा। बीतते समय के साथ सन 1914 आ जाता है और प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा हो जाती है और फिर इसी युद्ध में कनाडा की ओर से कुछ सिखों ने भी भाग लिया, जिनके नाम कुछ इस तरह से थे: जॉन बाबू, सुनता गौगर सिंह,
बक्कम सिंह, हरि सिंह, हरनोम सिंह, जॉन सिंह, लक्ष्मण सिंह, राम सिंह, सेवा सिंह और बरियाम सिंह। इन नामों में से बक्कम सिंह सबसे ज्यादा उभर कर सामने आया। ऐसा इसलिए कि ये युद्ध में शहीद हो गए थे और उनका सर्विस रिकॉर्ड भी मेरे हाथ लगा है, जो ये है। और इस तरह कनाडाई लोगों को विश्वास होने लगा कि कहीं न कहीं सिख वफादार है और अपने क्रम के प्रति ईमानदार है, और इसी वजह से उनका विद्रोह होना कनाडा में धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और आज के समय में देखा जाए तो कनाडा में सिखों की संख्या करीब 8 लाख हो चुकी है।